Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with another video on mock test papers issued by ICAI for CA Foundation students. As the exams are approaching, we are trying कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम टिप्स दे सकें ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आज का सेशन आपके लिए रहेगा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्विंग सेशन, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं ताकि आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से आंसर करना है वो कैप्चर कर सके। ओके, सो इन केस अगर आपको अभी अगस्त 20 अटेम्प्ट के लिए कुछ टिप्स चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड फॉर एवरी न्यू वीडियो दैट वी आर अपलोडिंग, और आपको ये पता चलता रहे हम एग्जाम ओरिएंटेड जो वीडियोस दे रहे हैं वो आपके काम आ सके। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सेशन टुडे। आज जो हम एमटीपी में लॉ के, बिजनेस लॉ के जो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आईसीएआई आपके सामने क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है और आप किस तरीके से उनको आंसर कर सकते हैं। ओके सो हमारे पास जो क्वेश्चन है अभी वो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है एक केस स्टडी। आपके पास केस स्टडीज को किस तरह से देखना है, समझना है, वो बहुत ही मेजर इशू रहता है। सो लेट्स सी हम इसको कैसे समझते हैं। मिस्टर सूरज sold 10 acres of his agricultural land to Mr. Murli on 25th September 2019. 2019 25th September को एक इंडिविजुअल है मिस्टर एस, उन्होंने अपना लैंड सेल आउट किया है, बट वहां पे एक चीज अटैच थी। द प्रॉपर्टी पेपर्स मेंशन्ड अ कंडीशन अमंग्स्ट अदर डिटेल्स दैट whosoever purchases the land is free to use 9 acres। 10 एकड़ में से 9 एकर्स फ्री टू यूज है, बट द रिमेनिंग 1 acre हैज टू बी अलाउड टू यूज बाय मिस्टर चंदर। मिस्टर चंदर जो हैं, जो कि मिस्टर सूरज के बेटे हैं, द सन ऑफ द सेलर ऑफ द कैरिंग आउट फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ हिज चॉइस। उन्होंने क्या किया, भले ही उन्होंने 10 एकड़ का वहां पे लैंड सेल किया, उन्होंने उसमें से 1 एकड़ लैंड अपने सन के लिए रखा है कि उसको जो भी एक्टिविटी, चाहे वो फार्मिंग हो चाहे एनी अदर एक्टिविटी हो, तो जो भी एक्टिविटी उनको कैरी आउट करनी है वो वहां पे कर सकते हैं। फाइन। सो ऑन 12th October 2019 Mr. Suraj died leaving behind his son and wife. On 15th October 2019, Mr. Murli started construction of auditorium on the whole of 10 acres of land and denied the land to Mr. Chandan. Now, Mr. Chandan wants to file the case against Mr. Murli and get a suitable remedy. Discuss in the light above provisions of Indian Contract Act and decide upon Mr. Chanda's plan of action। यानी कि वो कहते हैं कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये बताना है कि क्या ये अलाउड है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं। फाइन। सो एक चीज जो आपको बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन में समझ में आ रही है वो ये है कि यहाँ पे मिस्टर मुरली इज एट फॉल्ट। व्हाई? बिकॉज उनको जब एग्रीमेंट में ये बात कही गई थी तो उन्होंने एग्रीमेंट में ये मान लिया था कि 1 एकड़ का जो लैंड है वो हम मिस्टर चंदर को देंगे, उसमें हमारे पास कोई इश्यूज नहीं है, वो जिस भी तरीके से उसमें डील करना चाहें वो डील कर सकते हैं। बट आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर सूरज अगर वो इस चीज से मुकर जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे हमारे पास में इश्यूज क्रिएट होंगे, और क्योंकि ऐसा है तो हमारे पास एक बहुत ही कॉमन केस लॉ है, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ पे आता है वो है आपका कंसिडरेशन टू कॉन्ट्रैक्ट। चिन्नया वर्सेस रमैया वाला जो केस है जो आपको यहाँ पे कोट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में एक है एक कंसिडरेशन को स्ट्रेंजर है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो मिस्टर सूरज और मिस्टर मुरली में हुआ, राइट, वेयर एज मिस्टर चंदा वाज अ स्ट्रेंजर। फाइन। सो यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ये हो गया कि चंदर और मुरली आपस में किस तरह से डील करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मिस्टर सूरज द्वारा दिया गया कंसिडरेशन वो सफिशिएंट, ये माना जाएगा कि मिस्टर चंदर को सारी राइट्स है। मोरओवर हमारे पास में एक और बात आती है कि जब हम लैंड कोवेनेंट्स को इधर ट्रांसफर करते हैं तो लैंड कोवेनेंट्स में ओरिजिनल ओनर की जितनी भी कोवेनेंट्स रहेंगी वो चीज आपको ऑनर करनी पड़ेगी और वही चीज आपको आगे कैरी ऑन भी करनी पड़ेगी। फाइन। सो यहाँ पे मिस्टर चंद्र के पास में राइट है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द पर्सन जिसके पास में कोई तरह का कंसिडरेशन नहीं रहेगा, आपके पास में राइट है कि आप केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली कंसिडरेशन की बात करनी पड़ेगी, चिन्नया वर्सेस रमैया वाला केस कोट करना होगा और ये कहना होगा कि जो कंसिडरेशन है भले ही वो थर्ड पार्टी से फ्लो कर रहा हो बट स्टिल इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, और यहाँ पे मिस्टर चंदन इस बेसिस पे मिस्टर चंदन वहां पे स्यू कर सकते हैं मिस्टर मुरली को और वो ये कह सकते हैं कि सर हमें हमारा 1 एकड़ लैंड यहाँ पे चाहिए।
फाइन। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। पहली लाइन में आप ये बता देंगे कि क्या प्रोविजन है, यहाँ पे कंसिडरेशन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन यहाँ पे आएगा। कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बट ही कैन नॉट स्यू इट बिकॉज चंदन इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो वहां पे स्यू कर सकते हैं। चिन्नया वर्सेस अमेय आप यहाँ पे केस दे दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे ये बता दीजिए कि सर क्योंकि लैंड कोवेनेंट्स आपके पास में आते हैं, आपको वो सारे कोवेनेंट्स को ऑनर करना होगा और इसीलिए मिस्टर चंदर को ये राइट है कि वो वहां पे केस कर सकते हैं। फाइन, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एक केस स्टडी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या कहा, सनफ्लावर फौना लिमिटेड ये एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है एज अ पब्लिक कंपनी। लोग है इट इज पब्लिक कंपनी। देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी एज फॉलोज। अब ये क्या कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऑल्सो एडवाइज वेदर रिडक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी। नाउ यहाँ आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन आएगा। पब्लिक कंपनी में किसी तरह के मेंबर्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी 230 मेंबर्स अगर इसके पास में है तो ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हमने कहा कि अब हमें इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज करना है। तो अगर हम इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज करते हैं तो वहां पे हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं दैट इज 200 मेंबर्स। फाइन, तो ये लिमिट आपके पास प्राइवेट कंपनी में है। अब इसको ऑन द फेस ऑफ इट देख के लगता है कि यस 230 मेंबर्स हैं, हमें 30 मेंबर्स का रिडक्शन करना होगा। बट जब हम प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स को यहाँ पे काउंट करते हैं तो हमें एक बात बहुत ही क्लियरली पता है कि हम एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को वहां कंसिडर नहीं करते हैं। यानी अगर हम कहेंगे कि मेंबर्स आएगा तो यस इट इज करेक्ट, हमारे पास मेंबर्स आएंगे 190 वी विल टेक इनटू द काउंट, बट एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज ये दोनों को हमें काउंट नहीं करना है। सो दीज आर आउट ऑफ द काउंटिंग। उसके बाद में हमने कहा 5 कपल्स आर होल्डिंग द शेयर जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि वहां पे जॉइंट होल्डर्स हैं। जॉइंट होल्डर्स को हम एक ही कंसिडर करते हैं। सो 190 वुड बी कंसिडर्ड एंड हियर इट वुड बी 5 and then we have others as 5. So in total when we take 190 plus 5 plus 5 we will have 200 members to the exact number. Therefore we have a proper number for private limited company. You need not to do any reduction and आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फाइन, सो इसलिए हमारे को बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर आप 230 मेंबर्स देख के उसमें कुछ ऑब्जेक्शन डाल देते हैं तो दैट वुड बी अ फॉल्ट। फाइन, सो यहाँ पे हमने क्या करना है, 230 मेंबर्स को 200 पे हमने लेके आए हैं, हमें पता है कि इसको 200 मानेंगे, देयर वुड नॉट बी एनी रिडक्शन इन मेंबर्स। तो आपको दोनों तीनों प्रोविजन यहाँ लिखने होंगे। पब्लिक लिमिटेड में नो मैक्सिमम लिमिट, प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम लिमिट 200 एंड द पीपल दैट यू नीड टू एक्सक्लूड लाइक एम्प्लॉइज कंसीडर जॉइंट ओनर एज अ सिंगल ओनर। इस तरीके से आप वहां पे इसको कंसिडरेशन देंगे, पूरा अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिखना है कि इन द प्रेजेंट केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स और उसके बाद में दे कैन कन्वर्ट इट इजीली टू द प्राइवेट कंपनी इफ दे थिंक सो। फाइन, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देन आपका थर्ड में आता है, बहुत ही डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। आपको डिस्टिंग्विश करना है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स होते हैं। कंडीशन जो होती है वो आपकी मेजर कंडीशन है, मेजर उसका डिसीजन मेकिंग पावर है, जबकि वारंटी जो है वो है कोलैटरल होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद में शाल द ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बहुत ही सिंपल 4 कंडीशन है, आपको 4 कंडीशन बतानी है कि अगर बायर को लगता है कि सर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, यू कैन कंसिडर। अगर कुछ ऐसा नॉन सिवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप एंटर कर चुके हैं, आपने कुछ वहां पे ट्रांसफर कर चुके हैं और वो नॉन सिवरेबल है, आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते, तो आपको वो करना पड़ेगा। लॉ कहता है तो आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से 4 पॉइंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका दिया गया है, एकदम इजी सी क्वेश्चन आपको एमटीपी में इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। फाइन, सो दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 केस स्टडी बेस्ड था और क्वेश्चन नंबर 3 था डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम योर मॉड्यूल। फाइन, तो आपके पास एकदम सिंपल इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा डिस्चार्ज के प्रोविजन बताने हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको वो डायरेक्ट दे ही नहीं सकते। डिस्चार्ज के 8 प्रोविजन है, आपको पूरे 8 के 8 प्रोविजन यहाँ पे सीधा लिखने हैं कि अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपने उसको रिस्काइंड कर दिया है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण आपने नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसिशन कुछ कर दिया है तो हो जाएगा। ब्रीच हो गया है, एंटीसिपेटरी हो चाहे
एक्चुअल हो तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर वहाँ पे कोई लॉ का इंटरप्रिटेशन है, कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तो वहाँ पे भी वो डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरीके से बहुत ही सीधे-सीधे 8 पॉइंट आपको यहाँ दिए गए हैं रिगार्डिंग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास में डिस्कशन का कोई स्कोप बचता नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन यू नीड टू गिव दीज 8 पॉइंट्स एंड योर क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। एक आपका पास फिक्स क्वेश्चन है एलएलपी का। एन्यूमरेट द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच एलएलपी मे बी wind up by the tribunal. Tribunal से wind up करने के लिए LLP का very simple direct question answer that we are having in this. We know that there are few points like when they apply to the tribunal that they need to wind up, or their number of members go below two for more than 6 months, and in such a manner if they feel that the tribunal feel it's fit to wind it up, their activities are anti-social or they are illegal activities, or in such circumstances LLP can be wound up by the tribunal. So it is a very direct question again, just 7 point and then your answer is complete. Fine. Then we move to the third question. Third question भी आपके एक तरह से केस स्टडी के तौर पे आएगा. That is, though a minor cannot be a partner in a firm, he can nonetheless be admitted to the benefits of partnership. ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप एक माइनर को पार्टनरशिप बेनिफिट्स में इजीली उसमें इनपुट दे सकते हैं, उसके अंदर आप उनको एडमिशन दे सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, बट माइनर्स असेट वुड नॉट बी लायबल फॉर द पर्सनली लायबल जो वहाँ पे होता है आपके पार्टनरशिप लॉसेस के लिए, वो वहाँ पे नहीं आएगा. देन व्हाट इज द क्वेश्चन? The referring to the provision of Indian Partnership Act state the rights. Now take care, आपके पास में माइनर का जो प्रोविजन आता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आता है, राइट? सो यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात नहीं करनी है. इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट इट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो आपको माइनर के प्रोविजंस लिखने हैं बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिखने हैं. यानी आपको ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि पार्टनरशिप में केवल और केवल बेनिफिशियरी होता है माइनर, बट माइनर के पास में राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, साथ साथ में इसके प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है. उसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि माइनर अपने प्रॉफिट्स के एरिया तक तो यहाँ पे लायबल होता है, बट उसके आगे माइनर किसी बात के लिए लायबल नहीं होता है. फाइन. तो उसके अलावा आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि आपको ये किस तरीके से लायबिलिटी को हैंडल करना है. जैसे अगर माइनर का प्रॉफिट है आप उसको यूज कर सकते हैं पार्टनरशिप की डेट्स को कवर करने के लिए, वेयर एज माइनर के पर्सनल असेट्स यानी कि पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर वहां पे अट्रैक्ट नहीं होती है. फाइन. उसके बाद में इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इन्होंने दिया है, स्टेट द लायबिलिटीज ऑफ माइनर बोथ बिफोर अटेनिंग एंड आफ्टर अटेनिंग. देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटीज. टेक केयर, यहाँ पे हम लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, पहले हमने प्रोविजंस की बात की थी. लायबिलिटीज बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी जो हमने अभी अभी आपसे कहा कि आपको ये लायबिलिटीज बिफोर अटेनिंग में एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक होगा, आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक नहीं जा सकते हैं. वेयर एज आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी में हमने क्या कहा, आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा. आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर वहां डिक्लेयर कर देते हैं, आप नोटिस दे देते हैं कि आप इस फर्म को बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है. वेयर एज अगर आपने 6 महीने के अंदर ये डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो आप उस फर्म के पार्टनर मान लिए जाओगे और आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी. उसके अलावा एक छोटा सा प्रोविजन और था कि अगर माइनर ये प्रूव कर देता है कि हमें पता ही नहीं था, हमने डेट ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर हमने नोटिस डाल दिया है, तो भी माइनर को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा. तो ये दोनों फैक्टर्स आपको यहाँ देने होंगे. ये आपकी लायबिलिटी बनती है और यहाँ पे आपको इनको कैसे ट्रीट करना है वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. फाइन. तो आपको ये दोनों आंसर देने हैं, आपका दोनों पार्ट कंप्लीट होता है. 6 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, P sells by auction to Q a horse which P knows to be unsound. Now the thing is knows to be unsound. आपको पता है कि वो गलत था. Horse appears to be sound but P knows about the unsoundness. In this contract आपके पास में क्या है, अगर वो कोई नॉर्मल हॉर्स है वहां पे आप बेच रहे हैं, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, बिकॉज सेलर की लायबिलिटी नहीं है. मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये चीज आपकी आएगी. बट अगर वो पी की डॉटर है तो वो वहां पे एक रिलेशनशिप आ जाएगा. इट इज द ड्यूटी ऑफ पी टू टेल हिज डॉटर कि आपके पास में ये प्रॉब्लम है, हॉर्स में ये गड़बड़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए. सो यहाँ पे वो फ्रॉड मान लिया जाएगा. इफ Q says to P that if you do not deny, I will assume it is sound. They are assuming, they are depending upon the discretion. बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क का आपके पास में.
पहले वाले केस में आप बोलोगे ड्यूटी नहीं है क्योंकि साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है। बाकी दोनों केसेस साइलेंस फ्रॉड की एक्सेप्शन है। वहाँ पे एक रिलेशनशिप है, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, उसके ट्रस्ट का रिलेशनशिप है अपने डॉटर के साथ में, उनको वहाँ पे बताना ज़रूरी है। दूसरे केस में उसकी जजमेंट पे ही डिपेंडेंट है वो पर्सन, तो यहाँ पे भी आपको ये बात बतानी ज़रूरी है और अगर आपने नहीं बताया है तो ये चीज़ आपके फ्रॉड में काउंट की जाएगी और सारे प्रोविजंस फ्रॉड के यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। राइट, वेरी डायरेक्ट, एकदम सिंपल आपको आंसर करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आप तीनों का आंसर कर सकते हैं। प्रोविजन आप मेंशन कीजिए, साइलेंस इज नॉट मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, और उसके बाद में आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइन, फिर आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। Sham induced Ram. Now it is Sham induced Ram to buy his motorcycle, saying that it is very good condition. उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, आप मोटरसाइकिल ले जाइए। राम कंप्लेन दैट देयर आर मेनी डिफेक्ट्स। उसके बाद में वो बोलता है कि डिफेक्ट्स है। उसने 45% ऑफ द रिपेयर कॉस्ट ले लिया। श्याम ने बोला ठीक है चलो डिफेक्ट थे, आपने 45% में आपको रिपेयर करवा के देता हूँ, कॉस्ट ले लिया। अब भी वो मोटरसाइकिल वर्क नहीं कर रही है, तो क्या अब राम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है? यहाँ पे आपका इशू आता है कि क्या अब राम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है? द आंसर वुड बी नो। यहाँ पे आप उसे डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। वाई बिकॉज आपने यहाँ पे बेनिफिट ले लिया। अगर आप बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं तो फिर आप किस तरीके से उसको बोलेंगे कि सर हम इसको डिस्काउंट भी करना चाहते हैं और बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, या तो आप बेनिफिट क्लेम ना करें और उसके केवल उसको डिस्काउंट कर दीजिए। आप बोल दीजिए कि आपने गलत हमें बाइक बेची, हम आपको कोई बेनिफिट नहीं लेना, हमें आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आप तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट कर दो, यू कैन डू इट। बट क्योंकि आपने उसको सही करवा लिया है, उसके पैसे ले लिए हैं, आपने बेनिफिट ले लिया है, तो उसके बाद में आप इसको रिस्काइंड नहीं कर सकते। फाइन, इट इज अ वेरी क्लियर केस। यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रोविजन मेंशन करना है और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। फाइन, सो नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वहां पे हमारे पास में अगेन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू बोनाफाइड परचेज ऑफ द वैल्यू। ओके, आपके जो गुड्स हैं उसका बेटर टाइटल वहां पे दे सकते हैं या नहीं? इन कौन से प्रोविजंस हैं जिसमें एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि ओनर नहीं है वो भी इसको ट्रांसफर कर सकता है? नाउ दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, दो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली फ्रॉम योर मॉड्यूल। एक लाइन आपके मॉड्यूल में से ली गई है, बट स्टिल कई बार हमारे पास इस तरह की लाइन्स हमें याद रहे ये कोई जरूरी नहीं है। सो इट इज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछना चाह रहा है, जब हम कहते हैं कि आप ओनर से बेटर टाइटल नहीं वहां पे दे सकते हैं, फाइन, बट फिर भी एक नॉन ओनर जो वहां पे काम कर रहा है या अपना गुड्स को सेल कर रहा है, वो भी एक प्रॉपर टाइटल इनको यहाँ दे सकता है। यहाँ पे हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करनी है, तो इसके अंदर हमारे पास में कुछ प्रोविजंस आते हैं। जैसे जैसे आपके मर्केंटाइल एजेंट की हम बात करते हैं। हमने कहा मर्केंटाइल एजेंट है, वो आपके गुड्स को अगर बेचता है तो वो उसी तरीके का आपका ओनरशिप ट्रांसफर देता है जिस तरीके से एक सेलर का ओनरशिप ट्रांसफर हमारे पास आता है। फाइन, सो इसको हम मान के चलते हैं कि वो एक नॉन ओनर है, बट स्टिल ही कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल, ही कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द परचेजर ऑफ द गुड्स फॉर द वैल्यू। जो भी वैल्यू आप लोगों ने डिसाइड करी है उतने वैल्यू का वो टाइटल वहां पे ट्रांसफर कर सकता है। राइट, सो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको यहाँ लिखने हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन ओनर की जो कि एक बेटर टाइटल आपको दे सकता है, फाइन, तो वहां पे आपके पास में आता है जैसे कि मर्केंटाइल एजेंट, हमने इसकी बात करी कि आप एजेंट के थ्रू अगर सेल करते हैं तो एजेंट भले ही उसके पास में उसका टाइटल ना हो, बट अगर उन्होंने लीगली उसके ओनरशिप ली है, अगर उन्होंने लीगली उसको अपने अंडर लिया है, चोरी का सामान नहीं है, अपने एजेंसी एग्रीमेंट के थ्रू लिया है, उसको ऑथराइजेशन है उसे बेचने का, तो वो जो भी सामान बेचेगा दैट इज फाइन, दैट इज वैलिड, और वहां पे आपको उसे मानना पड़ेगा। सेकंड है जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर में अगर आपके पास में को ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप है, तो जो भी पर्सन उसे सेल आउट करता है हम मान के चलते हैं कि उसने वही टाइटल पास किया है जो एक ओनर के पास था। फाइन, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने अगर उसे फर्दर सेल किया है तो परचेजर को प्रॉपर टाइटल दिया जाएगा, भले ही वो किसी भी तरीके से, जैसे कि अगर कॉशन मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण भी आपने वो गुड्स को सेल किया है, बट जो परचेजर है उसको प्रॉपर टाइटल मिलेगा, उसका परचेजर के पास में किसी तरह का कोई इशू क्रिएट हम नहीं कर सकते। फाइन, उसके बाद सेल बाय पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजेशन देयरऑफ, यानी इसमें हमारे पास में क्या आता है कि अगर
किसी इंडिविजुअल ने, इसका एक एग्जाम्पल है जो हमने हमारे लेक्चर्स में देखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में अगर कोई इंडिविजुअल है जो अपना सामान किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ कि मैं अपनी कार बी को बेच रहा हूँ, बट क्या हुआ कि इस कार का पोजेशन बी के पास जाने से पहले ए ने थर्ड पर्सन को वो कार बेच दी। अब जो ये थर्ड पर्सन है इसके पास में गुड टाइटल है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास में प्रॉपर टाइटल जाएगा और यहाँ पे बी इनसे रिकवर नहीं करवा पाएंगे। यानी कि टाइटल जो पास हुआ वो सही है, थर्ड पर्सन के पास सही है। अब ये दोनों किस तरह से सेटल करते हैं वो इन दोनों का प्रॉब्लम है, बट जो टाइटल पास हुआ है दैट इज फेयर, फाइन। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पे। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है सेलर बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स हैड वेस्टेड इन हिम। अगर प्रॉपर्टी उसको नहीं मिली है, वहां पे पोजेशन उनको नहीं मिला है, बट उन्होंने सामान खरीद लिया था, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि उसको गुड टाइटल यहाँ पे पास किया गया है। उसके बाद में एस्टोपल, एस्टोपल को तो हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं कि अगर आपने ये बात मेंशन करी है कि सर ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसके ट्रू ओनर है, तो आपके ऊपर सारी लाइबिलिटी वहां आएगी। आप जो परचेजर है उन पे किसी तरह की लाइबिलिटी पुट ऑन नहीं कर सकते, फाइन। उसके बाद में आता है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर जो है वो उसको वहां पे ट्रांसफर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, गुड्स आपके पास है, आप आराम से सेल आउट कीजिए, कोई इश्यूज आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद में अदर प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे लिक्विडेटर है। लिक्विडेटर यानी कंपनी बंद हो रही है, आप गुड्स वहां पे सेल आउट कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वहां पे टाइटल ट्रांसफर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा फाइंडर ऑफ द गुड्स, फाइंडर ऑफ द गुड्स के बारे में भी हमें पता है कि फाइंडर ऑफ द गुड्स को भी ये राइट है कि आप किस तरीके से उन गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं, और अगर आपने पॉन शॉप में उसे गिरवी रखा है तो भी आप उन गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं, फाइन। सो दीज आर द पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इसको आप यहाँ पे बताएंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का बी पार्ट की ओर हम चलते हैं। वहां पे आपके पास में कुछ प्रोविजन आएंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एबीसी एंड कंपनी, वहां पे वो पार्टनर्स हैं। अ फर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर का डीलर है, फर्नीचर बेचते हैं, खरीदते हैं। ए वाज इन चार्ज ऑफ परचेज एंड सेल, बी वाज इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड सी वाज इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द लीगल मैटर्स। इन्होंने बहुत ही क्लियरली अपना ड्यूटी डिवाइड कर रखा है, ए को सेल परचेज दे रखा है, बी को अकाउंट्स दे रखा है, सी को लीगल मैटर्स दे रखा है। रिसेंटली थ्रू एन एग्रीमेंट अमंग देम it was decided that A will be in charge of accounts, B will be in charge of purchase, and being ignorant to such agreement, M, a supplier, supplied some furniture to A, who ultimately sold them to third party। यानी यहाँ पे इनका एग्रीमेंट चेंज हो गया, तो M जो सप्लायर था उसने डिलीवरी दे दी A को, जो हमेशा इसमें रेगुलर डीलिंग वहां पे करते थे, तो उन्होंने इसको सामान दे दिया। अब क्या हुआ, A ने क्या किया, A ने वो सामान ले जाके थर्ड पार्टी को बेच दिया। तो अब आपको बताना है कि M क्या वहां पे रिकवर करवा सकता है या नहीं, व्हाट विल बी द केस। आप इस तरह से किस तरीके से इसको आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अगर M को उस एग्रीमेंट के बारे में पता होता तो, फाइन। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो निकल के आते हैं वो रहेंगे इग्नोरेंट एंड नॉलेज अबाउट द एग्रीमेंट। यानी आपको इस एग्रीमेंट चेंज के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बीइंग अ थर्ड पार्टी यू कैन sue द फर्म एंड यू कैन रिकवर द अमाउंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पे ए का फ्रॉड था, फाइन, बिकॉज आपकी फर्म जो है वो आपके पार्टनर के हर एक्शन के लिए लाइबल होती है। वेयरएस अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है कि वो एग्रीमेंट क्यों किया गया है, किस तरह से एग्रीमेंट हुआ है, तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप फर्म को स्यू कर सकते हो, राइट। सो इट इज अ वेरी क्लियर कट प्रोविजन मेंशन्ड इन योर पार्टनरशिप एक्ट। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको वहां पे किसी भी तरह के चेंज इन एग्रीमेंट होता है, चेंज इन फर्म कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन एग्रीमेंट होता है, चेंज इन पार्टनरशिप डीड होता है, आपकी फर्म लाइबल है थर्ड पार्टी को, बट इन केस दे आर अवेलेबल, they are aware of the contract, then you are not liable to pay the amount, fine। तो आप उसके लिए बिल्कुल लाइबिलिटी नहीं रखेंगे और साथ साथ में आपके पास में कोई भी क्लेम नहीं होगा, आपको वहां पे कोई क्लेम भरना नहीं पड़ेगा, फाइन। सो इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से समझ रहे हैं, राइट। तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं मॉक टेस्ट पेपर के। अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के लिए। काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ते पढ़ते ये नहीं भूलेंगे कि हमने क्वेश्चन क्यों स्टार्ट किया था, फाइन। So, what is the question? Messrs. Woodworth and Associate, a firm dealing with the wholesale and retail of buying and selling various kind of wooden logs. Wooden logs में purchase sale कर रहे हैं वो, customized as per requirement of the customer. They dealt with rosewood, mango wood, teak wood, burma wood, etc. किसी भी तरह का वुड में डील करे हमें कोई मतलब नहीं है।
Mr. Das, a customer, came to the shop and asked for wooden logs measuring 4 inches broad and 8 feet long. उन्होंने अपने specific measurements यहाँ पे दिए हैं. Mr. Das specifically mentioned that he required the wood that would be best suited for the purpose of making wooden doors and window frames. उन्होंने purpose भी बता दिया. इसका मतलब indication कहाँ जा रहा है? इंडिकेशन जा रहा है कि जरूर ये एक सेलर के व्यू पॉइंट पे डिपेंड करेगा. फाइन. उसके बाद में हमारे पास में आता है द शॉप ओनर अग्रीड एंड अरेंज द पीसेस कट इनटू बायर्स रिक्वायरमेंट. उन्होंने अरेंज करवा दिया. Carpenter visited Mr. Das' house next day and found that the seller supplied mango tree wood which is most unsuitable for the purpose. The carpenter asked Das to return the logs and as it would not meet the requirements. Owner refused to return the wooden logs and the player that logs were cut into specific requirements. उन्होंने बोला तब वहां पे क्या रहेगा कि वो caveat emptor के रूल कैसे लगेंगे and will he be able to get the money back. So now this you know that ये आपका sales of goods act का provision आता है और यहाँ पे आपको caveat emptor के रूल्स लगाने होंगे. As per caveat emptor we know let the buyer beware is the rule. आपके buyer को सोचना चाहिए था कि किस तरीके का है, बट यहाँ पे जो बायर है वो डिपेंड कर रहा है आपके सेलर के डिस्क्रिशन पे. उन्होंने बहुत ही क्लियरली उनको बताया कि सर क्योंकि आप वुड में डील करते हैं आपको पता है कि दरवाजे और खिड़की बनाने के लिए किस तरह का फ्रेम चाहिएगा, किस तरह का वुड रिक्वायरमेंट होगा, आप उसी तरह का दीजिए. हमने आपको दरवाजे और खिड़की के फ्रेम का साइज बता दिया है. फाइन. तो ड्यूटी किसकी बनती थी? सेलर की. तो यहाँ पे आपको केविएट एम्पेटर का पूरा रूल बताना है, आपको बताना है कि वो एक्सेप्शन क्या था और एंड में आप ये बोल सकते हैं कि यस मिस्टर दास वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट. फाइन. क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट आंसर इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट आंसर रहेगा. अब इस आंसर में आपको ये एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह के कितने प्रोविजन है. आप केवल एक प्रोविजन एक्सप्लेन करते हैं तो भी हो जाता है, बाकी का आप हेडिंग में मेंशन करते हैं तो भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है. फाइन. तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट. द पर्सन not being members dealing with the company are always protected by doctrine of indoor management. Explain the doctrine of constructive notice will apply. बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं लेना है, सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको वहां बताना है और साथ साथ में इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन मेंशन करना है. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब अगर आप वहां डील कर रहे हैं आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि आपको पता होना चाहिए, आपके पास में एक रूल है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे डील कर रही है, कंपनी सही है या नहीं. उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे. इंडोर मैनेजमेंट का मतलब एक सिल्वर लाइनिंग है आपके क्लाउड के अंदर कि सर आपका जो इंडोर मैनेजमेंट है उसके बारे में हमें कैसे पता होगा, ये आपको ध्यान रखना है और इससे हम बच जाते हैं. तो ये चीजें आपके पास बहुत ही डायरेक्ट आती है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे. सीधा सीधा आप कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बताएंगे, इंडोर मैनेजमेंट एक एक्सेप्शन है और इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन पार्ट ए आपसे क्या कहता है? व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट has refused to perform or disabled himself from performing his promise in his entirety, the promisee may put an end to the contract. यानी कि अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है, जो प्रोमिसर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपके पास में क्या रेमेडी है आपको वो लिखनी है. यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, आप वहां पे परफॉर्म करवा सकते हैं, आप परफॉर्मेंस करवा लीजिए, आप क्लेम कर लीजिए. अगर आप नहीं करवा सकते हैं आप वहां पे सीधा सीधा डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं. अगर आपने कोई पेमेंट किया है, कोई बेनिफिट उनको हुआ है, तो आपको बेनिफिट भी रिस्टोर करना पड़ेगा. फाइन. तो आप उनको स्यू कर सकते हैं, बेनिफिट्स दिए हैं तो उनके लिए, डैमेजेस के लिए और प्राइस के लिए अगर आपने प्राइस पेमेंट किया है आप वहां पे स्यू कर सकते हैं और उनको वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं. फाइन. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देनी होगी. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने नहीं आएगी. फाइन. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी, नॉट डज इट इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन. डिस्कस आपको यहाँ पे करना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं नॉन रजिस्ट्रेशन की. बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कभी भी किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं दी है और साथ साथ में इसमें हमारे पास में कुछ रूल्स आते हैं, जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी फर्म को वहां पे स्यू करने के राइट नहीं मिलेंगे. यानी कि आप किसी पार्टनर के पर केस नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, पर कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी पर्सन, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी क्रेडिटर जो है वो आप पे केस कर सकता है. फाइन. तो इस तरीके से आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे बन के आते हैं. फाइन. सो थर्ड क्वेश्चन आपके पास में जो सी में आता है उसमें हमारे पास में क्या है?
अल्फा स्कूल इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन 1 अप्रैल 2010, वहां पे वो एजुकेशन दे रही है। एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाउएवर ऑन 30th March it came to the knowledge of the government that the school was operating violating the object clause, due to which it granted the permission of section 8। अब क्या हुआ, इन्होंने सेक्शन 8 में इनको स्कूल में बनाया था, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बताए जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सेक्शन 8 का लाइसेंस दिया। अब इनको पता चलता है कि 8 साल बाद में इनको पता चलता है कि जो स्कूल ऑपरेट हो रही है वो बिल्कुल गलत जा रही है, उन्होंने ऑब्जेक्ट क्लॉज को वायलेट किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या पावर्स हैं, हमें पता है। इसमें आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में काफी सारे पावर्स होंगे, जैसे कि वो उसका लाइसेंस रिवोक कर सकती है या फिर उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकती है, उनको कह सकती है कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मर्ज करना पड़ेगा। इन सब के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उनको दिया जाएगा, और साथ साथ में और भी जो चीजें हैं उन सब चीजों की भी वहां पे चेकिंग की जाएगी कि क्या बाकी के फर्म्स के अकॉर्डिंग ही ये काम कर रहे हैं। अगर वो वहां प्रूव कर देते हैं कि येस वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द criteria described and as per the functions of the organization, तो वो वहां पे बच सकते हैं और उनको किसी भी तरह की लाइबिलिटी को फेस नहीं करना पड़ेगा। फाइन, तो ये आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल टेस्ट दिया है आपको इस बार आईसीएआई ने। अधिकतर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे हमें इस पूरा पेपर को हमने सॉल्व किया है, आंसर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको ये मिल जाएगा एमटीपी के फॉर्म में। ये पेपर आपके आईसीएआई के द्वारा इशूड है, और ये सिर्फ आपके एक टेस्ट के तौर पे है, किसी भी तरह से इसको हम आगे पेपर का बेस मान के नहीं चल रहे हैं। ओके फाइन, सो दिस वाज the entire provision which was mentioned by ICAI, ये आपके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपके लिए और टिप्स लेके आएंगे और काफी सारी चीजें हम आपको बताएंगे आपके एग्जाम्स के बेनिफिट्स के लिए। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन, सो दैट यू आर नोटिफाइड विद एवरी न्यू टिप, every new question, every new concept that we are uploading on this channel for you and for your exams, so that you can score better. So I will see you in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.